हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्लस टू लेक्चरर के लिए एक एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, जिसमें इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देखिए, और आज हम पार्ट 2 इसका डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, कौन से एमसीक्यूज़, इसमें हम वो एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, ये हमने प्लस टू के लिए लॉन्च की है। इसमें हम नेट के पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो भी नेट के पेपर पुराने आए हैं उन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो इससे आपकी प्रिपरेशन खाली प्लस टू के लिए नहीं हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन जेआरएफ के लिए भी हो जाएगी, नेट के लिए भी हो जाएगी और सेट के लिए भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप बने रहिए इस लेक्चर सीरीज़ के साथ, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कि हमने ऑलरेडी प्लस टू लेक्चरर जो है इसका पेड कोर्स लॉन्च कर दिया है अपनी एप्लीकेशन पे, जिस एप्लीकेशन का भी नाम है आदिल सर सोशियोलॉजी, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है, जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और उसमें हमने 8 से 10 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और उनके पीडीएफ्स भी, ठीक है। तो कोर्स को ले लीजिए, और कोर्स का जो प्राइस है वो खाली 1000 रुपया है, और 1 फैब में उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तब तक मौका है, उसको ले लीजिए। इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मैं लिंक अवेलेबल कर दूंगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जाइए गूगल प्ले स्टोर पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए आदिल सर सोशियोलॉजी, तो वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड अ वर्जन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कॉल्ड ए कंपैरेटिव मेथड। ये किसने दिया था हमें एंथ्रोपोलॉजी, जिसको हम कंपैरेटिव मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 26 है, इसमें मेलानोस्की ने भी काम किया है, लेकिन हम जो है ब्रिटिश, इसने एंथ्रोपोलॉजी का लिया है, तो हम जाएंगे किसके साथ, रेड क्लिफ ब्राउन के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बनेगा पार्ट बी, यानी पार्ट 2 इसका आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, याद रखना। Among the following according to Malinowski के मुताबिक, Malinowski speaks of function primarily in terms of physiological and psychological needs। तो ये याद रखना, psychological needs पे जो काम किया है वो Malinowski ने किया है एज अ फंक्शनलिस्ट। उसके साथ साथ ये ठीक है, Malinowski कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज फंक्शनलिस्ट, इसको आप डिस्क्राइब फंक्शनलिस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? ही बिकेम, ये क्या थे, ही बिकेम ऑब्सेस्ड विथ द एम्पेरिकल रियलिटी। ये ऑब्सेस होते थे एम्पेरिकल रियलिटी के साथ, ये ऑब्सेस्ड थे, ये नहीं मानते थे एम्पेरिकल रियलिटी को। लेकिन हम इसको फंक्शनलिस्ट नहीं कर सकते, ये तो ऑलरेडी थे उसमें, तो इस पे हमारा पहला डाउट बनेगा, ठीक है। पार्ट 2 का, Malinowski कंटिन्यू टू बी द पावर इन्फ्लुएंशियल इन एंथ्रोपोलॉजी। यस, एंथ्रोपोलॉजी पे बहुत काम किया है। Malinowski is constantly presenting the meticulously carried out फील्ड रिसर्च। हाँ, उसने फील्ड वर्क किया था, आपको पता ही है, ठीक है। इसने ट्रोबैंड आइलैंड्स पे काम किया था, वहाँ ये गया था, इसने वहाँ फील्ड वर्क किया था, कुल्ला रिंग पे इसने काम किया था, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, इन्होंने फील्ड वर्क भी किया है, पावरफुल इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी रही है ये एंथ्रोपोलॉजी में। फंक्शनलिस्ट भी थे, प्राइमरली फंक्शनल्स, इन्होंने एज अ फंक्शनलिस्ट क्या किया, फंक्शनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इन्होंने साइकोलॉजिकल नीड्स पे काम किया। तो सीधा इसका पार्ट बी बनेगा आंसर, ठीक है। चलिए उसके साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को, विच अमंग द फॉलोइंग आके मर्टन इज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेफरेंस ग्रुप। आप बता दीजिए आर के मर्टन के मुताबिक कौन सा इनमें से बेस है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ जैसे रेफरेंस ग्रुप है। जैसे इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे हमारी सोसाइटी में कहते हैं ना, वो उसकी तरफ देखो, इसकी तरफ देखो, उसने कितना क्या किया, इसकी तरफ देखो, तो उसको हम एज ए रेफरेंस ग्रुप, या फलानी ग्रुप जो है, फलानी स्टूडेंट जो है उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, ऐसा हासिल किया, तो रेफरेंस देते हैं इनकी। या आप किसी ग्रुप को फॉलो करते हो, किसी मज़हब को फॉलो करते हो, किसी स्कॉलर को फॉलो करते हो, कि या कहीं स्कॉलरों को फॉलो करते हैं, उनको आप क्या लेते हो, उनको आप रेफरेंस पॉइंट लेते हो। मैं फलानी से ये मुतासिर हुआ हूँ, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। तो इनमें से कौन है रिलेटिवली सिमिलर, अगर हमारे से सिमिलर होगा तब हम उसको रेफरेंस लेंगे, नहीं लेंगे, ठीक है।
रिलेटिवली डिसिमिलर, अगर डिसिमिलर भी नहीं होगा हमें उसको क्या करना है, हमें तो उसके साथ पहले ही इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। रिलेटिवली डिप्राइव्ड और उसके साथ रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स जो होगा उसे हमें क्या करना होगा। तो बेस जो बनती है रेफरेंस ग्रुप की वो रिलेटिवली डिप्राइव्ड बनता है। एक इंडिविजुअल जो है वो खुद को क्या करता है, वो खुद को एनालाइज करता है, उसके इर्द गिर्द में जो लोग रहते हैं वो लोग कहाँ पे हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, ठीक है। जब वो कंपैरिजन करता है तो ये जो है ये खुद को फील करता है या अप या डाउन करेगा, ठीक है। जब ये डाउन करेगा, जब ये अप करेगा तो ये इसको रेफरेंस ग्रुप नहीं लेगा, ये एज ए रेफरेंस ग्रुप। जब उसको लगता है थॉट में ये मुझसे आगे हैं, जो आप रिलीजन स्कॉलर्स को फॉलो, जब इसको लगता है इकोनॉमिकली ये मुझसे ऊपर, जब इसको लगेगा पॉलिटिकली ये मुझसे ऊपर है, तो फिर ये इसको रेफरेंस ग्रुप लेता है, एज ए रेफरेंस ये लेता है इसको, ठीक है। तो उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। तो रेफरेंस ग्रुप कब बनता है, रेफरेंस ग्रुप की बेस बनती है जब कोई रिलेटिवली फील डिप्राइव्ड करता है कि उसके पास ये चीज़ें नहीं है, इसको लगता है कि ये चीज़ें मेरे पास नहीं है, जो किसके पास है, इस इंडिविजुअल के पास, इस ग्रुप के पास। तो यही बेस बनता है रेफरेंस ग्रुप का। चलो क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। ये कहता है दुर्खियम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन वाज दिस, कौन सा था इसका। तो इसने पहले फंक्शनल एनालिसिस को दिया है, फिर स्टडी नॉर्मेटिव बिहेवियर को दिया है, नॉर्म्स को स्टडी करना, ठीक है। फिर इसने दिया है हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेशन, फिर कंजुगियर एंड गेस्ट्स इसने दिया है। तो इन सब के साथ नहीं हम जाएंगे, हम फंक्शनल एनालिसिस के साथ, ये फंक्शनलिस्ट थे, इन्होंने चीज़ों को एज अ फंक्शनल देखा है, ठीक है। तो हम फंक्शनल एनालिसिस के साथ जाएंगे। यस, कई स्टूडेंट्स बोल सकते हैं यहाँ पे सर नॉर्मेटिव बिहेवियर, क्योंकि इसने चीज़ों को नॉर्म्स वैल्यूज़ को कहा था, वो सोशल फैक्टर्स हैं, वो फोर्स करते हैं इंडिविजुअल को फॉलो करने के लिए। लेकिन नॉर्मेटिव बिहेवियर अगर आप देखेंगे, नॉर्म्स को जब आप फॉलो करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, वो उस पर ज़्यादा फोकस जो है वो इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। सो बेटर इज टू फंक्शनल एनालिसिस, ठीक है। तो 1 के साथ हम जाएंगे। चलिए, टैलकट पार्सन एनालिसिस ऑफ सोशल सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। टैलकट पार्सन ने जो एनालिसिस ऑफ सोशल सिस्टम किया था वो किस पे था, किस बेस पे उसने किया था। मैनिफेस्ट फंक्शन आपको पता ही है, मर्टन का है। फिजिकल लॉ साइंस वाले हो गए, तो डार्विन प्रिंसिपल्स को हर्बर्ट स्पेंसर ने कॉपी किया था सोशियोलॉजी में, ठीक है। अब रह गया हमारे पास होमोस्टैसिस। तो होमोस्टैसिस हमारा आंसर बनेगा पार्ट 1। लेकिन होमोस्टैसिस होता क्या है, आज के बाद याद रखना, होमोस्टैसिस होता क्या है। होमोस्टैसिस का मतलब कहता है टैलकट पार्सन कि एक इंडिविजुअल जो है जब ये बीमार होता है तो इसकी बॉडी, जब ये सिक होता है तो इसकी बॉडी खुद कोशिश करती है, खुद वो उन बैक्टीरियाज को खत्म करने की, जैसे रेड ब्लड और वाइट ब्लड सेल्स, खुद कोशिश करती है इस इंडिविजुअल को ठीक करने की, और वो खुद कोशिश करता है इक्विलिब्रियम में आने की। इक्विलिब्रियम मतलब ऑर्डर में, सोसाइटी में फंक्शनल रहने की। सेम इज द केस विद द सोसाइटी, वो कहता है सेम इज द केस विद सोसाइटी। सोसाइटी जो हमारी है, जब इसमें कोई डिसफंक्शन, कोई बीमारी आ जाती है तो सोसाइटी ऑटोमेटिकली खुद कोशिश करती है उस चीज को क्या करना, उस चीज को रिप्लेस करना, ऑर्डर दोबारा से मेंटेन करना, जिस तरह से कोविड-19 में हुआ था, ठीक है। तो ऑर्डर से दोबारा मेंटेन खुद ही करना, ऑटोमेटिकली खुद कोशिश करना, इक्विलिब्रियम लाना, खुद इक्विलिब्रियम यानी ऑटोमेटिकली सोशल ऑर्डर मेंटेन करना, उसी को टैलकट पार्सन कहते हैं होमोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा पार्ट 1। फिर क्वेश्चन नंबर 31 कहता है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर सोशल साइंस मस्ट हैव, सोशल साइंस में जरूरी होना चाहिए क्या, वैल्यू बायस, तो फिर तो रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। वैल्यू जजमेंट होना चाहिए, वैल्यू फ्रीडम होना चाहिए, उसका मतलब है वैल्यू रेलेवेंस होना चाहिए। तो इसका आंसर बनेगा वैल्यू रेलेवेंस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का। चलो क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। मीड इज वर्क द एटीट्यूड ऑफ एंटायर कम्युनिटी और इन एनी गेम द एटीट्यूड ऑफ द एंटायर टीम इज नोन बाय। मीड की थ्योरी के मुताबिक जब आप कहीं पे होते हैं, कुछ खेल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो एंटायर कम्युनिटी आपको देख रही है, आर इन गेम, किसी गेम में, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो आप मैच देख रहे होते हैं, एंटायर टीम इज नोन बाय, तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे फिर हम कहते हैं फलानी खिलाड़ी ने नहीं खेला, इस खिलाड़ी ने नहीं खेला, इसने ये किया, क्यों, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है उस टाइम पे ये ऐसा करेगा। वो क्या एक्सपेक्टेशन होती है, क्या वो क्या होता है, मतलब क्या वो सेल्फ परसेप्शन होता है, क्या वो सोशल एक्ट होता है मीड के मुताबिक, क्या वो सेंसुअस साइमुलेशन होता है, वो क्या होता है, वो जनरलाइज्ड अदर्स होता है। क्यों जनरलाइज्ड अदर्स क्यों होता है, आपको पता ही है, दैट वन ऑफ द पर्सन थॉट एंड एक्शन, जो हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि लोगों को उस वक्त एक्सपेक्टेशंस होते हैं इस पे, वो इस चीज़ को जनरलाइज करते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है ये आज ऐसा करेगा, इस गेम में ये ऐसा खेलेगा, ठीक है।
तो उसको बोलते हैं मेड की जगह पे जनरलाइजिंग अदर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ब्लूमर्स थ्योरी ऑफ, जो हमारे ब्लूमर है थ्योरी ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ठीक है, कौन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेसिक, ये बेसिक प्रिंसिपल नहीं है। चलो ह्यूमन बीइंग्स अलाइक लवर, जो ह्यूमन बीइंग्स है वो नहीं है क्या, लवर एनिमल्स और एंडोड विद द कैपेसिटी ऑफ